वन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल में जो 7,994 पदों पर जो भर्ती आई है उसमें कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि इसमें से 15 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग जो है यूपी त्रिपुरा के द्वारा किन किन परीक्षाओं में जो है कंप्यूटर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग लेखपाल में जो है देने जा रहे हैं ना, लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, और आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना देगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हमने जो है पिछली वीडियो में जो है लगभग 40 प्रश्नों को हल किया था। ठीक है, आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा 41वां जो प्रश्न इसमें बताया गया है कि इसमें लिखा है कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है ना। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जब आप डेटा भेजते हैं तो उसको आप किस रूप में भंडारण करता है कंप्यूटर करता है। तो ऑक्टल के रूप में, हेक्सा डेसिमल के रूप में, डेसिमल के रूप में और बाइनरी के रूप में, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो अंक को पहचाना जाता है उसका नाम क्या होता है, बाइनरी। और बाइनरी में कितनी संख्या होती है, तो दो संख्या होती है, एक जीरो होता है और क्या होता है, एक होता है। इसी से मिलकर जो है बाइनरी संख्या का क्या होता है, तो निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसमें देख सकते हैं कि कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में जो है भंडारित होता है। ठीक है, उसके बाद बाइनरी संख्या जो है जीरो तथा एक से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या की बात करेंगे तो बाइनरी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्विआधारित संख्या के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो द्विआधारित संख्या के नाम से इसको भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है किसने किया था। माउस जो होता है जिसमें दो बटन होती है, राइट होता है, लेफ्ट होता है और उसमें एक कर्सर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसको किसने आविष्कार किया था, तो ऑप्शन ए जो लिखा है डगलस एंगलबर्ट ने आविष्कार किया था, वानिवर बुश ने किया था, रॉबर्ट स्मिथ ने किया था, वर्ड्रम डॉफेल ने किया था ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डगलस एंगलबर्ट ने जो इसका क्या किया था, आविष्कार किया था, जो माउस होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि कंप्यूटर के माउस का जो आविष्कार है डगलस सी एंगलबर्ट ने सन 1960 में किया था, कि परंतु इसका पेटेंट द्वारा इनके द्वारा 17 नवंबर सन 1970 को करवाया गया था, है ना। उसके बाद माउस का पहली बार प्रयोग जो है सन 1973 में हुआ था, जेरॉक्स अल्टी कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसको जो है किया गया था ना। तो देखिए इसमें जो है 3 डेट इंपॉर्टेंट है। आविष्कार इस उन्होंने कब किया था, तो 1960 में किया था। कब इसको जो है प्रयोग में लाया गया था, तो 1917 में लाया गया था। और पहली बार इसको कब जो है किस सिस्टम के साथ लगाया गया था, तो 1973 में जो है इसको जो है प्रयोग में एक कंप्यूटर है जिसका नाम है जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर, इसके साथ इसको जो है प्रयोग में इसको लाया गया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो हमारा 43 प्रश्न इसमें बताया गया है कि लिखा है कि निम्नलिखित में से किस आधारित संख्या जिसको बाइनरी संख्या भी कहते हैं का परिणाम जो होता है ये लिखा है 111010 होगा। तो इसमें बताना है कि इसमें से घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा, कि इसमें से आप इसको जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसमें आप जोड़ेंगे तो इसको आप ये मिलेगा और इसमें से घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा ना। तो कहने का मतलब है कि 111010 को आप प्राप्त करने के लिए इन चारों विकल्प में से आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी में आप जो है इसको जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो इसको आप इसको जोड़ सकते हैं। तो बाइनरी को जोड़ने का तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑप्शन बोला है कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट ऑप्शन है। तो कैसे इसको जोड़ेंगे, तो 10010 में इसके क्या जोड़ना है, तो 10101 जोड़ना है। तो ये बाइनरी का रूल होता है कि जब आप एक में एक जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो यहाँ पर एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जीरो 10 तो लिखेंगे नहीं, जीरो हो जाएगा। फिर जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो आएगा, लेकिन उसका एक हासिल है तो एक हो जाएगा। फिर एक में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, हासिल लेकर फिर इसे जोड़ेंगे तो है ना, यहाँ पर एक है और इसका यहाँ पर इसको जोड़े तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा, इसका कितना आएगा 37 आएगा और इसका कितना आएगा 21 आएगा, और आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58 है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी
द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी। इस प्रश्न के सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में है ना, तो यहाँ पर भी सेम वैसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। करा कि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे तो आपको मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इन दोनों में से घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक ना। आप इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो कैसे उसको हुआ है, तो मैंने बोला कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाता है। ये लिखा है 110101 में से घटाएंगे तो आएगा, एक में से जीरो घटाएंगे तो एक आएगा, जीरो में से एक घटाएंगे तब वो एक आएगा, क्योंकि यहाँ से हासिल लेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जब यहाँ से एक चला ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो में जोड़ा है जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से एक चला जाएगा तो यहाँ पर एक में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा, 10 में से एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा ना। तो ये जो हमारा है घटाने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। आप इसमें इसका जब आप डेसिमल निकालेंगे तो 53 आएगा, इसका निकालेंगे तो 10 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 43 हो जाएगा। अगर इसमें डेसिमल पे पूछेगा तब, ठीक है ना। तो इसमें घटाने का एक बार और तरीका देख सकते हैं। एक में से जीरो घटाएंगे तो एक आएगा, जीरो में से घटेगा नहीं तो यहाँ से एक लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक ही आएगा, फिर यहाँ पर जीरो जीरो हो गया तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से एक लेगा तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इससे इसको घटाने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे। तो निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, 3A16 148070 1101 35026 है ना। तो हमने अभी बताया था कि कंप्यूटर जो है दो ही बाइनरी संख्या उसमें होती है, एक जीरो होता है और एक वन होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए, इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो तथा एक का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल जीरो तथा एक को समझ सकता है, अर्थात कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या जीरो तथा एक को आसानी से समझ सकता है। जीरो तथा एक के प्रयोग से बनी संख्याएं बाइनरी संख्याएं होती है, जिसका आधार जो होता है दो होता है। इसलिए जो है यहाँ पर 11101 बाइनरी संख्या का क्या है, तो उदाहरण है ना। तो कहीं भी जीरो अगर एक है तो इसका मतलब वो क्या है, तो बाइनरी संख्या है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। आगे जो हमारा इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 की क्या है, समतुल्य, यानी 147 के कौन बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, ये बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, डी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका ये तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे जो है इतना आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला है कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो क्या करेंगे, आप 147 का आप निकालेंगे, हमेशा आप क्या करता है, तो दो से ही डिवाइड करेंगे, दो से भाग करेंगे, 2 से तो 14, 2 3 6, एक हासिल बचेगा तो यहाँ पर एक लिखेंगे। फिर इसी तरह भाग तो भाग करते हुए चले आएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें भाग करना तो 36 आएगा, तो एक शेष बचेगा, फिर भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग कट जाएगा तो जीरो शेष बचेगा। फिर यहाँ पर ऐसे भाग करेंगे, 2 9 18, जीरो शेष बचेगा, फिर भाग 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 करेंगे, 2 4 8, एक शेष बचेगा, ठीक है। फिर आगे भाग बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है हम भाग करेंगे 9 में तो 2 4 8, एक शेष बचेगा। फिर भाग करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 1 2 कितना शेष। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे क्रम से लिखा जाता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाते हैं, इसी यही हमारा क्या होता है, लिखने का क्रम होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो 100 फिर 100 एक एक, देख रहे हैं, ये इसका क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। बाइनरी संख्या एक, इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कभी भी आपसे ऐसे पूछेगा तो आप ऐसे ही जो है 2 से डिवाइड करिएगा, उसमें जो शेष बचेगा उसके सामने उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बेस 2 संख्या प्रणाली कहते हैं, बेस 8 संख्या प्रणाली कहते हैं, बेस 16 संख्या प्रणाली कहते हैं, बेस 10 संख्या प्रणाली कहते हैं ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेस 2 संख्या प्रणाली इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो जीरो और एक को ही क्या करता है, तो वो इसको पहचानता है, ये इसकी भाषा होती है, ठीक है। चलिए, इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम 2 अंकों 0 और 1 से बनी होती है। बाइनरी संख्या का बेस 2 होता है क्योंकि इससे 2 ही अंक शामिल होते हैं। प्रत्येक बाइनरी अंक को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर अथवा मशीन सिर्फ इन्हीं 2 अंकों को क्या करता है, तो समझता है, ठीक है। तो बस 2 ही अंकों के क्या करता है, तो समझता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या क्या है, 16 है, 10 है, 8 है, 2 है ना। तो अभी हमने बताया भी था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी, यानी 2 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हम लोग इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है कि
बाइनरी संख्या पद्धति जो है एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 तथा 1 अंकों का उपयोग करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल बाइनरी संख्या को आसानी से समझ सकता है। 0 तथा 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या क्या होती है, जिसका बेस क्या होता है तो 2 होता है, जिसका बेस क्या होता है तो 2 होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है ना? 6 की होती है, 5 की होती है, 3 की होती है और क्या होती है 2 की होती है। और ऑप्शन नंबर ई जो लिखा है कितना जो है तो इनमें में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 6 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि 6 संख्याएँ जो है कैसे-कैसे इसको दिखाया जाता है। तो कुल आइटमों को एनकोड करने के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या निकालने के लिए एन की वैल्यू पता करते हैं। जैसे 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कुल आइटमों की संख्या दिया गया है। कुल आइटमों की संख्या कितनी होती है 26 अर्थात अक्षर, 10 प्रतीकों और 10 संख्या होती है। 26 10 10 यानी कितना हो जाएगा 46। 2 की पावर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 46। तो कुल मिला के यहाँ पर बात करेंगे तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा 64। 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, अर्थात कितने बिट्स की आवश्यकता होती है तो 6 बिट की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें प्रश्न है कि डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि नंड यानी एन डी गेट एक बबल्ड गेट के तुल्य होता है। एक्सटेंड के, एंड के, और के, एक्स वार के, नॉन ऑफ द जी है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ओ आर इसका क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि डिमॉर्गन एक द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक नंड गेट एक बबल्ड ओ आर गेट के समतुल्य है। अतः प्रमेय के अनुसार यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो कि बराबर होगा। यही जो हमारा क्या कहता है तो डिमॉर्गन ओ आर गेट की क्या होता है तो समतुल्य होता है। ठीक है, आगे फिर हमारा संख्या आ गया फ्रेंड्स। तो इसमें जो है संख्या ये लिखा है का 1s कॉम्प्लेक्स पूरक क्या होता है। तो इसके उत्तर की बताना, तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी का जो है कॉम्प्लेशन यानी इसी का पूरक बताना है। क्या बताना है इसी का पूरक बताना है कि इसका पूरक क्या होगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसमें पूरक लिखा जाता है। तो बाइनरी संख्या में 1-s का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 कॉम्प्लीमेंट को 1 में क्या करते हैं 1 जोड़ा जाता है। जैसे दी गई बाइनरी संख्या क्या है इतना दिया गया है ना, तो इसका 1-s निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे यानी 0 को आप क्या करेंगे 1 और 1 को क्या करेंगे 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 4 को 0 लिखा तो आप 4 को 1 करेंगे, 4 को 1 लिखा है तो 4 को 0 कर देंगे, 2 को 0 है तो 2 को 1 कर देंगे, 1 है तो इसको 0 कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब 1 कॉम्प्लीमेंट पूरक बोलेगा तो आप 1-s को आप क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या करें 1 बराबर 0 और 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको वही जो है 2 डैश कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो आप क्या करेंगे तो उसमें सब में क्या करेंगे 1 जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इसमें हमारा जो 92वां प्रश्न बताया गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहते हैं की मूल संगणना इकाई को क्या कहता है। कोर कहता है, प्रोसेसर कहता है, रैम कहता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इसमें डी जो लिखा है डिस्क लिखा है और इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं तो कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो कोर इसका क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बताया गया है कि कोर सीपीयू की मूल संगणना इकाई को संदर्भित करता है। एक कोर में उन सभी घटकों को समावेश होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है, जैसे अंकगणितीय और तार्किक न्यूटन यूनिट एएलयू जिसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट आधुनिक सीपीयू में अक्सर कई कोर होते हैं जिससे वे मल्टीटास्किंग और उच्च प्रदर्शन सक्षम क्या कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है 53 लिखा है कि जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं तो प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है ना। उसके बाद इसमें जो हमारा बी सी लिखा है कि क्या बताया गया है कि
इसमें भी लिखा है कि प्रक्रिया वर्तमान में सीपीयू पर निष्पादित हो रही है। प्रक्रिया में निष्पादन पूरा कर लिया गया है और समाप्त हो गई है। प्रक्रिया किसी बाइनरी घटना जैसे क्या लिखा है, तो आई डॉ ऑब्लिक ओ पूर्णता की क्या करता है, तो प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ई जो लिखा है, क्या इसमें लिखा है कि तो नन ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी किसी भी प्रक्रिया का जीवन काल विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उनमें से क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें डिस्कस। किसी भी प्रक्रिया का जीवन काल विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उनमें से एक है रेडी होता है। जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जो है पूरी तैयार है सीपीयू पर चलने के लिए। उसके पास आवश्यक संसाधन है, लेकिन उसे अभी सीपीयू नहीं मिला है, बस सीपीयू के उपलब्ध होने का इंतज़ार कर रही है। इस स्थिति में प्रक्रिया रेडी क्यू में होती है। जैसे सीपीयू खाली होता है तो शेड्यूलर उसे सीपीयू पर क्या करता है, तो निष्पादन के लिए भेज देता है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 54 की बात करेंगे। 54 इसमें जो प्रश्न बताया गया है, इसमें जो लिखा है कि मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या रखता है, यानी एमडीआर जिसको बोलते हैं। सीपीयू की वर्तमान स्थिति, वर्तमान निर्देश का पता, निष्पादित करने के लिए अगला निर्देशन। उसके बाद हम लोग डी की बात करेंगे तो मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा है मान। उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा है मान। ठीक है। आगे अब इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि मेमोरी डेटा रजिस्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक है जो मेमोरी से डाटा को प्राप्त करने या उसमें डेटा को लिखने के दौरान अस्थायी रूप से उसे डेटा को रखता है। जब सीपीयू मेमोरी से कोई डेटा पढ़ता या कोई लिखता है या उसमें कोई लिखता है तो वह डेटा पहले एमडीआर में रखा जाता है या डेटाबेस बस के माध्यम से मेमोरी और सीपीयू के बीच क्या होता है, तो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है, इसका नाम जो है इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको डब्ल्यू का इतिहास पढ़ेंगे, उसका परिचय पढ़ेंगे और इसका क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और ऐसे ही शानदार प्रश्न जो है, ऐसे आपको यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही कराया जाएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर के प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाएंगे इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास और इसका परिचय और इसका अनुप्रयोग। ठीक है। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।